बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन में हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे इंडिया, जो अक्सर मोदी सरकार पूरी दुनिया के अंदर यह वावेला करती हुई नज़र आ रही होती है हमें कि इंडिया जो है वो शाइनिंग इंडिया बन चुका है। इसके अंदर अनकरीब ही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और वहाँ पे गुर्बत बिल्कुल नाम की नहीं है। वहाँ पे हर तरफ जो है वो खुशहाली है, यहाँ पे हर तरफ जो है वो बेहतरी है और डेवलपमेंट के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। ये तो वो तस्वीर है पूरी दुनिया में मोदी पेश करता हुआ नज़र आता है, या उसकी जो गोदी मीडिया है वो पेश करता हुआ नज़र आता है। अब आते हैं असल तस्वीर की तरफ। असल तस्वीर ये है कि इंडिया में एक सूबा है या रियासत कह लें उसे, वो है हरियाणा। और हरियाणा के अंदर अभी रिपोर्ट के मुताबिक, और ख़ुद इंडियन जो कंसर्न इदारे हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट आई है सामने, 63% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बिलो द पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ है। कहीं भी ये कि आप $1 से कम अगर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या आपकी कमाई होती है तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। एक सूबा जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन लाइफ गुजार रही होती है, तो वो मुल्क उस सूबे की बेस पे, रियासत की बेस पे अपने आप को कैसे कह सकता है कि वो खुशहाल है। इसी तरीके से ये सिर्फ रोना हरियाणा का नहीं है। आप दिल्ली के अंदर चले जाएं, आप राजस्थान के अंदर चले जाएं, आप पंजाब के अंदर चले जाएं, आप हर जगह पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे गुर्बत, अफलास ऐसे नज़र आएगी जैसे कि दुनिया में कहीं और नहीं है। तो ये असल इंडिया की तस्वीर है। अब यहाँ पे एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और वो तस्वीर ये है कि एक होना तो ये चाहिए कि जो मोदी रजीम है उसे इन लोगों के बारे में परवाह होनी चाहिए, इनके बारे में कोई फ़िक्र होनी चाहिए, जो यूथ बेरोज़गार है उसके बारे में फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन वो फ़िक्र उनको लाहक नहीं है। उन्हें अगर फ़िक्र लाहक है तो अडानी के, अंबानी के जो बेटा है उसकी प्री वेडिंग सेरेमनी की फ़िक्र लाहक है। अब जो रिलायंस ग्रुप का मालिक है अंबानी, उसके बेटे की प्री वेडिंग थी फरवरी मार्च के अंदर, और इन 5 से 6 दिनों के अंदर इंडियन एयर फोर्सेस और उनकी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको इसके बेटे की शादी की खिदमात के अंजाम के लिए मुकर्रर किया गया। यानी उनका काम एयरपोर्ट पे रोडें बनाना, उनका काम जो फ़्लाइट्स हैं उनको शेड्यूल करना, फ़्लाइट्स को लेकर आना और लेकर जाना, ये इंडियन एयर फोर्स का काम है, इस सारे मामले में रहा है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होते हैं कि जिस एयर फोर्स को उन्होंने वहाँ की जो कॉरपोरेट माफिया है, ये कॉरपोरेट सेक्टर है, ये जाइंट्स हैं, उनकी खिदमत के लिए रखा है, तो उन्होंने जंग क्या खाक लड़नी है। और उससे एक और भी हमें सवाल ये निकलता है कि जो मोदी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। वो एक आम इंडियन है या जो इनका कॉरपोरेट, बिग कॉरपोरेट माइट है वो है। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के पहले मौजू में कि जिस शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है उसकी असल तस्वीर क्या है, और पूरी दुनिया में इंडिया जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, शोकेस करता है, उसकी जो असल हकीकत है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें किया है स्टूडियोज़ में मास्टर रिटायर्ड नाइला चौहान साहिबा ने। एक्सलेंसी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इम्तियाज़ वानी साहब APHC के तर्जुमान हमें ज्वाइन किया है और स्काइप के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जाफरानी दहशतगर्दी, मुआशरती तकसीम, मजहबी इकाइयों की मसलूब आज़ादी और इंसानी हुकूक की पामालियाँ। जाफरानी दहशतगर्दी की खालिक नाम नेहाद सेकुलर रियासत मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों अमलन खिलौना बन चुकी है। अल जजीरा ने भारतीय नाम नेहाद खुशहाली के मोदी हुकूमत के झूठे दावों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम भारतीय मईशत की गिरावट की सबसे अहम वजह है। अडानी और अंबानी अमीर होते जा रहे हैं। भारत की 1% आबादी पूरे मुल्क के 40% से जायद वसाइल पर काबिज है। भारत में वसाइल की अदम मुसावात 100% तक पहुंच चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में करोड़ों शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत के 65% से जायद पढ़े लिखे शहरी मुनासिब रोजगार से महरूम, कस्मापुर्सी की हालत में हैं।
मोदी हुकूमत के झूठे वादों और नाकिस पॉलिसियों की वजह से नौजवानों में मायूसी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बैरिस्टर नायला चौहान साहब, मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। ये बताइएगा कि ये कौन सी सफारती कामयाबी होती है कि आप पूरी दुनिया में झूठ बेचें और आपके मुल्क के अंदर गुर्बत और अफलास वो हाल हो जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और मैंने अपनी इब्तदाई में बताया। देखिए, ये सिफारती कामयाबी, इसको सिफारती में तो आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात सिफारती तो नहीं है, झूठ बोलना सिफारती नहीं है। बट इंडिया इज डूइंग दिस। इंडिया इज डूइंग इट, इट्स क्रिएटिंग इट्स इमेज, जैसे आपने फरमाया शाइनिंग इंडिया। पहले वो कहते थे इनक्रेडिबल इंडिया, तो मैं मजाक करती थी, वाकई इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए दे आर इनक्रेडिबल। अब उन्होंने कहा नहीं, इस पे तो मजाक बन जाता है, तो शाइनिंग इंडिया हो गया है। आप देखिए कि अभी जो इन्होंने लेटेस्ट पावर्टी इंडेक्स है, मल्टी वो जो MPI है जी, उसको देखें तो जो इन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं, और उसकी एक्चुअल पावर्टी जो है उसके स्टैटिस्टिक्स उन्होंने लिए ही नहीं। अच्छा। सो दे वेरी प्राउडली से, और ये आपको पता है अब मोदी साहब की क्योंकि इलेक्शंस आ रही हैं, तो वो बता रहे हैं देयर इज अबाउट 7% डिक्लाइन इन 1 year इन पावर्टी। लेकिन जो यूरोपियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जब उनका डाटा स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये तो बेबुनियाद क्लेम कर रही हैं। जो एक्चुअल पावर्टी इंडेक्स हैं या इंडिसेस हैं उनको उन्होंने अकाउंट में ही नहीं लिया, और सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन लेके कि ओह ये इधर बेहतर ये हो गया, ये एक्चुअली कितनी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, दुनिया देख रही है, आप झूठ बोलें या ना बोलें, दुनिया को नज़र आता है। और वो जो इस किस्म के ग्रैंडवाज अपनी इमेज बनाने के लिए और उनकी अपनी कामयाबी, अपनी नाकामियों को कामयाबी बनाना सिर्फ सियासत के मकासद के लिए, उसको आप सिफारती नहीं कहते, आप उसको बस सीधा धोखेबाजी कहते हैं। धोखेबाजी जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब, ये फरमाइएगा, इनकी एयर फोर्स को डिटेल किया भी अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग के लिए, और 600 फ्लाइट्स उन्होंने मैनेज भी की। जिन फोर्सेस को इस तरह की एक्टिविटीज में कॉर्पोरेट माइट के आगे झुका दिया जाता है, सरेंडर करवा दिया जाता है, उन्होंने जंग क्या लड़नी है सर? पहले मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि जो अभी मैम नायला बात कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त है। एक्चुअली हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं ना कि जो प्रोपेगेंडा का जो मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा है, दैट इज अ वाइट प्रोपेगेंडा। व्हेन गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व, जब हुकूमती सतह के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है और उसके नतीजे में आप पूरी दुनिया में एक गलत नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड करने में कामयाब होते हैं। इंडिया पिछले 10-12 साल से क्या पिछले 25 साल से ऐसे करता आ रहा है, जिसमें 2014 के बाद शिद्दत आई। हमने देखा कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने EU डिसइंफो लैब के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान, चाइना और दूसरे ममालिक के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया। इसी तरह इंडिया अपने मीडिया हाउसेस के जरिए, अपनी मूवीज के जरिए, अपने फेक थिंक टैंक्स के जरिए अपने जो इकोनॉमी है उसके गलत फिगर्स देकर दुनिया में बहुत सारे जो हैं वो फवायद हासिल किए, जो कि बाद में मिसलीडिंग साबित हुए। उसके नतीजे में उन्होंने बहुत सारी जो है वो रियायतें ली दुनिया में, कारोबार के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से और दूसरे हवाले से। मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर अब दुनिया में बड़ी खुलकर बात हो रही है कि अगर कोई मुल्क रियासती सतह के ऊपर अगर डिसइंफॉर्मेशन देकर उसका नाजायज फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये बड़ा अहम सवाल हो गया है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया को इसका मेरा ख्याल है जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए कि डिसइंफॉर्मेशन के जरिए उसने जो नाजायज मुआशी फायदे उठाए हैं उसका वो जवाबदेह हो। जहां तक अभी आप एयरफोर्स की मैं समझता हूँ अंबानी की नौकरी की बात की, तो ये अंबानी की नौकरी तो पूरा इंडिया कर रहा था। हमने देखा, मैं हैरान होता हूँ कि मतलब पाकिस्तान में भी बहुत दौलतमंद है, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े अमीर खानदान हैं, लेकिन वो इस तरह अपनी दौलत के प्रचार में हुकूमत को इस तरह मैं समझता हूँ सरे निगू नहीं करते, हुकूमत को इस तरह पैरों में नहीं बिछाते।
اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انڈیا نے خود اپنی ڈیگریڈیشن کرائی ہے, اپنی گریس جو ہے وہ ختم کی ہے. کہ اگر ایک دنیا میں ایک ایئر ڈیفنس یا ایئر فورسز جو ہوتی ہیں ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں, ان کا کام جہازوں کے لیے جناب آپ کے ریڈ کارپیٹس بچھانا نہیں ہوتا. اور اس حوالے سے بالکل آپ نے درست بات کہی کہ اس کے بعد اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی ڈیفینس کر سکتی ہے, یا اس کا تو مورائل ہی بہت ختم ہو جاتا ہے. اس پائلٹ کا, اس جو ٹیکنیکل سٹاف ہے یا وہ جو ایئر فورس کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کا مورائل کیا ہوگا جی, کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہمیں جناب وہ کہیں گے آؤ جی بس میں بیٹھو اور جا کے ایئرپورٹ پہ یہ کرو یا سڑکوں پہ یہ کرو. میرا خیال ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی لندن کا واقعہ لے لیں یا دوسرا لے لیں, اوور آل انڈین ایئر فورس کا مورائل پاکستان کے حوالے سے یا لڑنے کے حوالے سے بہت لو ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز آئیں. اسی وجہ سے انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں انڈین ایئر فورس میں جس کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کے خاندان میں ایک طرح سے صفِ ماتم بچ جاتی ہے, ایک پریشانی صفِ ماتم کیوں نہ بچھے کہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو جو گرا دیتے ہیں تو ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم کے اس سے بڑا منہ بولتا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ نوکری جس طرح آپ نے بتایا کہ کارپوریٹ مائٹس کی کریں گے تو پھر جنگی لحاظ سے تو پھر اتنے ویک ہوں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل 100% اسی طرح ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے گا کہ مطلب آپ کو یاد ہوگا جب مودی سرکار نے فرانس کے ساتھ کچھ جیٹس کے ایگریمنٹس کیے اور سارا کچھ کیا تو کتنی بڑی کرپشن انڈین ایئر فورس کے حوالے سے سامنے آئی, کتنی بڑی کرپشن سامنے آئی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو شائننگ انڈیا دکھایا جا رہا ہے اس کے نیچے ایک بہت گرد آلود, ایک بہت میں کہتا ہوں گٹرڈ فلڈ انڈین کرپٹ اکانومی اور سسٹم ہے جو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کو الجزیرہ کی ریسرچ میں نظر آتا ہے, میری کوشش یہ ہے کہ یہ یورپ کو دکھایا جائے, ویسٹرن ورلڈ کو دکھایا جائے, امریکہ کو دکھایا جائے, جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید امریکہ کا جو دارومدار ہے اتنی بڑی اکانومی پہ, انڈین اکانومی پہ ہے یا یہ ہے, دراصل وہ خود انڈیا ان کو چیٹ کر رہا ہے. انڈیا کسی کا دوست نہیں ہے, انڈیا پہ کسی کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. انڈیا تو اپنے دوستوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ آرمی کا موجود ہونا اور ان کو اتنا ایکپ کرنا اور اس کے بعد پھر اپنی آرم فورسز سے اس طرح کے کام کروانا, تو یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس حد تک انڈیا جو ہے وہ مودی سرکار جو ہے بیک فٹ پہ جا چکی ہے کہ انہیں نہتے لوگوں کے لیے اتنا اسلحہ ڈال کے اپنی فورسز کو وہاں پہ لانا پڑتا ہے شہروں کے اندر. دیکھیں مقبوضہ کشمیر واحد وہ خطہ ہے جہاں پر جو ہے بھارت کی اتنی فوج اس وقت موجود ہے. وہ 10 لاکھ سے نہیں, اگر آپ باقی ایجنسی کی بات کریں, پیراملٹری فورس کی بات کریں, 15 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح مودی نے جو وہاں پر جو اقدامات کیے ہیں, جس طرح وہاں پر جو ظلم اور ستم جاری ہے, اب انہوں نے جو کس کے جو امبانی کے بیٹے کے لیے جو کیے ہیں, ایک تو مقبوضہ کشمیر دیکھیں وہاں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. وہاں پر دیکھیں جو آپ دیکھیں جو وہاں کی انڈیا کی جو غربت ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہے. اور دیکھیں وہاں پر جو کہہ رہے ہیں شائننگ انڈیا, ہر جگہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مقبوضہ کشمیر میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں آپ وہاں پر کتنی غربت ہے, وہاں پر ان امپلائمنٹ کتنی ہے, وہاں پر آئے روز جو ہے لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اسی طرح انڈیا میں بھی دیکھیں آپ کسانوں کا کیا حال ہے. اسی طرح جہاں پر بھی آپ اٹھائے انڈیا کے ہر شہر میں جو آپ دیکھیں آج جلسے جلوس نکل رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وہاں جو لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جب وہاں جو لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے, مگر امیروں کے لیے وہاں پر الگ قانون ہے, وہاں پر ان کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے پہلے سے جو آج 1947 سے پہلے سے مقبوضہ کشمیر کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپنا وہ حق دے جو حق اس کو بھارت نے بھی دیا. مقبوضہ کشمیر ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اب جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے انڈیا کے اندر بلو دا پاورٹی لائن کا, جیسے ہریانہ میں میں نے بتایا 63% جو لوگ ہیں یعنی 63% لوگ وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اتنا برا حال تو مقبوضہ علاقے کا بھی نہیں جس کا استحصال 75 سالوں سے انڈیا کر رہا ہے.
देखिए मकबूजा कश्मीर के हाल तो उतना बुरा नहीं है, मगर आप देखिए वजह ये कि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है, वो तो वहाँ पर जो है ना अपने जो है उनके ऐसे चीज़ें बागात है जिस तरह है वहाँ पर वो अपना वो कर रहे हैं। आप देखिए इंडिया के एक ही हरियाणा स्टेट नहीं है, आप देखिए दूसरे स्टेट्स है उसकी 28 रियासतें हैं, वहाँ पर भी यही हाल है। आप देखिए कितने लोग फिर रहे होते हैं, वो भूख के बच्चे जिनके कपड़े भी नहीं होते, नंगे होते हैं वो, तो वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया अगर उनकी बात कर रहे हैं इंडिया की कि वो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है और इकॉनमी के लिहाज से इंडिया बेहतर हो रहा है, मगर आप देखिए वो चीज़ें नज़र, ये मीडिया की हद तक है। जिस तरह आसिफ साहब ने बात की है कि ये मीडिया की हद तक है, वहाँ इंडिया ऐसा मीडिया वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा है किसी भी मामले पे आप देखें, वो यही कह रहा है कि इंडिया बड़ा शाइनिंग इंडिया है, अब मोदी की हुकूमत बड़ी अच्छी है, मगर ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रहे, वो ये चीज़ें नहीं दिखा रही है कि भारत में कितनी गुर्बत है, भारत में क्या इट्स नॉट द डार्क साइड ऑफ द इंडिया, इट्स द रियल साइड ऑफ द इंडिया, जो कि यकीन दिखाने की ज़रूरत है। मुझे दूसरे मौजू की जानिब जनाब बढ़ना है। मौजू है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर जहाँ पे बिलखुसूस आर्टिकल 35A और 370 के ख़ात्मे के बाद से जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। अगर हम मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी को वहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जिन अफराद की ज़िंदगी मुश्किल बनाई गई है इस अरसे के बाद में, तो वो हमें नौजवान नज़र आते हैं। नौजवानों को दिन दिहाड़े उठाया जाता है, नौजवानों के ऊपर PSA लगाया जाता है, नौजवानों को इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में भेजा जाता है उनके वालिदैन को अजियत देने के लिए, ताकि अगर उन्हें मिलने का भी उन्हें कोई सही करे तो उन्हें 2-2, 3-3 दिन सफ़र करके वहाँ पे जाना पड़े और जो उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। अब एक लेटेस्ट मूव के अंदर जनाब मकबूजा कश्मीर के अंदर एक टूरिस्ट गाइड को दिन दिहाड़े गोली मारकर ज़ख्मी किया गया, और सबको पता है कि गोलियां कौन मारता है। जब ये दावा ये करते हैं कि वहाँ पे जो अस्करियत पसंदी है वो ज़ीरो हो चुकी है और वहाँ पे सब अमन और चैन है, तो इस दौरान फिर आके जो टूरिस्ट गाइड है उसको गोली किसने मारी ये सबको पता है। जो पंडित है उनको गोलियां कौन मार रहा है ये सबको पता है कि इंडियन फोर्सेस और रॉ का ये काम है। तो वहाँ पे उसके बाद से अब इंडियन इलेक्शन भी सर पे है, तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि वहाँ के नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया। इस पर महबूबा मुफ्ती जो साबिक इनकी कठपुतली वज़ीर आला भी रही हैं और जो हैंड्स इन ग्लव्स थी विद BJP, जिनकी मदद से ये कठपुतली वज़ीर आला बनी, वो भी अब तनकीद करती हुए नज़र आती हैं कि मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। इस पर एक शॉट है, वो आपको दिखाते हैं। PDP का पोल एजेंडा है जम्मू कश्मीर की आवाज बनना। जम्मू कश्मीर को एक जो खुली जेल बनाया गया है, खुली जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है। यहाँ भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। पूरी कश्मीर में नौजवानों को पकड़ा जाता है, इलेक्शन के आते ही उनको PSA लगाया जाता है। हमारी नौकरियों में धांधली, हमारी बिजली पूरे मुल्क और हमें महंगे दाम, पकड़ दकड़, यहाँ एक जेल बना दिया है जम्मू कश्मीर को। इसके खिलाफ हम पूरे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो यकीन सुना। एक्सीलेंसी में इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगे, फरमाइएगा कि हाउ वर्स्ट सिचुएशन इज़ इन ऑक्यूपाइड कश्मीर व्हेन इट कम्स टू द यूथ ऑफ द कश्मीर। देखिए ये खुद जैसे आपने कहा कठपुतली मिनिस्टर होते हुए भी अब बर्दाश्त नहीं रहा तो मुंह इन्होंने खोल लिया। अब इनकी इलेक्शंस आ रही हैं और जो जवान हैं, आप देखिए इन्होंने एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370, 35A भी कर दिया और इन्होंने क्लेम किया कि इंडिया का भी इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और जैसा आपने फरमाया कि अब लोगों को किसी भी इंडिया के हिस्से में जेल में डाल दे, दे कैन डू इट बिकॉज वो जो बैरियर था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। लेकिन जहाँ तक तो UN की बात है, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये जवानों पे, ख़वातीन पे ज़्यादा अटैक होता है, इसलिए कि जवान जो है वो बेदार है और उसमें वो एनर्जी है कि वो रेजिस्ट करे। वो उनकी एनर्जी, उनकी जो स्पिरिट है उसको तोड़ने के लिए जवानों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो है ना स्पिरिट को तोड़ नहीं सकते। अगर इतना आसान होता तो ये 75 साल में कश्मीर का वजूद ख़त्म हो चुका होता। ये एब्रोगेशन के बाद भी ये कश्मीरी स्पिरिट है। कश्मीरी कभी लड़ता नहीं है, कश्मीरी बहुत पीसफुल
by nature they are very peaceful. They are not offensive, आप ये कहना चाह रही they are not offensive, they are artistic. वो जैसा आप इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे और ये भी कि पानी हमारे से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमसे ले रहे हैं और हमें सबसे महंगा दे रहे हैं. कश्मीर को ये घोट देते, वो जो आप कंपैरिजन कर रहे थे हरियाणा और कश्मीर का, कश्मीर की औरतों को सलाम है जो कि अपने हैंडीक्राफ्ट से, अपने आर्टिसाना से वो कमाती रहती हैं और घरों को चलाती रहती हैं. मर्दों को वो एम्प्यूटेट कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, बच्चों को डाल रहे हैं, जवानों को डाल रहे हैं कि इनकी स्पिरिट तोड़ें और इनको बिल्कुल मलिया मेट करें. ठीक. लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सलाम है कश्मीरी औरतों को. ठीक हो गया. हामिद खान मशरकी साहब, सर ये फरमाइएगा कि किस तरह से कश्मीरी यूथ को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, यूथ ही इनके निशाने पे क्यों है? एक्सेलेंसी ने बड़ी डिटेल के साथ इस हवाले से बताया है कि वो इस तहरीक को आगे लेकर चल रहे हैं. अब मामला ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज महबूबा मुफ्ती को ये ख्याल जो आया है कि ये कुछ हो रहा है, ये पॉलिटिकल है या वाकई वो दर्द दिल रखती हैं? मैं ये कहूँगा कि महबूबा मुफ्ती हों, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, इन्होंने कश्मीर काउस को जितना नुकसान पहुंचाया शायद कश्मीर काउस को किसी और ने इतना नुकसान ना पहुंचाया. बदकिस्मती से इन्होंने जब भी क्रिटिकल टाइम आया, चाहे वो दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने वाली हो, चाहे वो 35A या 370 की एब्रोगेशन के ऊपर मूवमेंट हो, कुछ भी हो, उन्होंने उस वक्त के ऊपर कश्मीरियों को धोखा दिया, जिसके नतीजे में कश्मीरियों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है. चाहे वो वहां पर कठपुतली हुकूमतों का इंतखाब हो या कुछ भी हो, चाहे 80s में हो, 70s में हो, 90s में हो. तो इस हवाले से मैं इनको मुकम्मल मुजरिम गर्दानता हूँ. इनकी पॉलिटिक्स के हवाले से मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया. दूसरी बात यह है कि इसी पॉलिटिक्स के नुकसान पहुंचाने की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, लड़कियां, तालिबात, इन्होंने चाहे पत्थरों के साथ, चाहे एहतजाजी बैनर्स के साथ, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे डिजिटल मीडिया के ऊपर, हर तरह से कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कश्मीर के नौजवान ने अपने हाथ में ले लिया 2014, 15, 16 के बाद से. इसीलिए कभी बुरहान वानी जैसे बहादुर शहीद नजर आते हैं, कभी वो फुटबॉल खेलने वाला नौजवान शहीद होता नजर आता है. इस हवाले से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो अंसर है जिससे भारत की हुकूमत, भारत का जो फासिस्ट हुकूमत है वो खौफजदा है, क्योंकि नौजवान जब अपना जहन बना लेता है तो वो तहरीक की आज़ादी जो होती है वो हमेशा मंतकी अंजाम को पहुंचती है. भारत में ये अमूमी तासुर था कि शायद जो पिछली नस्ल का कश्मीरी है वो तो आज़ादी चाहता है, जो नई नस्ल का कश्मीरी है वो शायद इस इंडिया के धोखे में आया हुआ है, जिसमें इकोनॉमी से लेकर, नौकरियों से लेकर, बाहर जाने के मौक़ों से लेकर, वो शायद इस धोखे में आ जाएगा. लेकिन हमने देखा कि कश्मीरी नौजवान मजीद ताकत के साथ इस आज़ादी की तहरीक और मुज़ाहमत की तहरीक में शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है, और यही इंडिया को खौफजदा करता है. जी ठीक है. वानी साहब, APIC इसको किस तरह से देखती है? जो नॉर्मलसी का इन्होंने मंत्रा बार बार पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी सब अच्छा है मकबूजा कश्मीर के अंदर. एक तो अगर सब अच्छा है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में यूथ के ऊपर PSA क्यों लगाया जाता है? सब अच्छा है तो फिर फौज में इन्होंने कितनी कमी की है? तो ये जो नॉर्मलसी का मंत्रा आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद से बिलखुसूस मोदी हुकूमत लेकर आ रही है, हाउ डू यू सी दिस? APIC किस तरह देख रही है इसको? देखिए, जिस तरह वहाँ पर कहा गया कि वहाँ पर अमन है, सब कुछ ठीक हुआ है. आप देखिए G20 की कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई तो वहाँ देखिए तो कर्फ्यू का समा था. लोगों ने G20 के जो वहाँ लोग गए थे उन्होंने खुद बताया यहाँ पर अमन नहीं है. इसी तरह आप देखिए नौजवानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, वहाँ पर नौजवान जो है वहाँ पर जो पत्थर के साथ लड़ते थे, पथराव करते थे या कोई और चीज़ करते थे या तहरीक के लिए काम करते थे, उनका अपना एक मुतालबा होता था. तो वो आप देखिए वो मुख्तलिफ जेलों में उनको क्यों ले जाया जा रहा है? एक तो घर वालों को इज्जत देने के लिए. ये तादाद जो ये हज़ारों की है. अब इलेक्शन ये कहा जा रहा है कि मोर देन 10,000 जो यूथ है वो मुख्तलिफ जेलों में. एक तो हुर्रियत क़यादत ऑलरेडी जो है नज़रबंद है. इसी तरह जो ये है वहाँ पर जो नौजवान है, मिसाल के तौर
طور پہ آپ دیکھیں بھارت کے مختلف جیل ہے, کوٹ بلوال جیل ہے, تہاڑ جیل, نارملسی ہے, نارملسی بالکل نہیں ہے. جس طرح وہاں پر نارملسی جو ہے بالکل نہیں ہے, اور اگر نارملسی ہوتی تو یہ گرفتاریاں نہ ہوتی. آپ جو نوجوان ہیں, مثال کے طور پہ میں یہی کہوں گا, نوجوان جو ہے وہ جو بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کوئی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے, ان کو یہی بھارت کو خوف کھا رہا ہے کہ کل یہ نوجوان ہمارے خلاف بڑے تیزی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ جو مطالبہ ہے کھڑا ہو جائے گا, تو وہ جو مطالبہ ہے نارملسی کچھ نہیں ہے وہاں پہ, نارملسی ٹھیک نہیں ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے ایکسیلنسی امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ کا, اور ہمارے ساتھ رہے ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب اور امتیاز وانی صاحب, تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.